प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी पुरस्कार के विषय में पढ़ रहे थे। अभी तक आपने पढ़ा कि कहानी की जो नायिका मधुलिका हैं वह अब मगध देश के राजकुमार अरुण से प्रेम करती हैं और अरुण मगध देश पर आक्रमण करके उसे अपना गुलाम बनाना चाहता है और उस पर राज करना चाहता है। जो मधुलिका हैं वह अपने देश कौशल देश को अरुण से परास्त होता हुआ देखना नहीं चाहती हैं। तो आगे कहानी को आप समझें। पथ अंधकारमय था और मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा, मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ, यदि वह सफल न हुआ तो। फिर सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो, श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए। मगध का चिर शत्रु ओह, उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था। सिंह मित्र की कन्या, सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर, उसकी कन्या आज क्या करने जा रही है। नहीं नहीं, मधुलिका मधुलिका जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे थे, वह पगली की तरह चिल्ला उठी, रास्ता भूल गए। तो मधुलिका को अपने प्रेमी अरुण से हुई वार्तालाप के बाद पता चलता है कि जो अरुण हैं वह उसके कौशल देश पर आक्रमण करके उसे परास्त करना चाहते हैं और मधुलिका को उसकी रानी यानी अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। लेकिन मधुलिका सोचती है कि वह अपने व्यक्तिगत प्रेम के लिए अपने राष्ट्र या अपने देश को धोखा नहीं दे सकती। वह विदेशी राजकुमार को जीतता हुआ नहीं देख सकती और वह याद करती हैं कि राजा ने कहा था कि वह सिंह मित्र की कन्या है और उसके पिताजी कौशल देश के पूर्व सेनापति रहे हुए हैं और कौशल से मगध की शत्रुता रही हुई है। अतः वह मगध का या मगध का सम्मान, मगध के राजकुमार का सम्मान नहीं कर सकती। वह मगध को जीता हुआ नहीं देखना चाहती और वह अपने कौशल देश को मगध से बचाना चाहती है और वह अपने प्रेमी जो अरुण राजकुमार उनका साथ न देने के विषय में सोचने लगती है। रात एक पहर बीत गए चली, पर मधुलिका अपनी झोंपड़ी तक न पहुंची। वह उधेड़ वन में विकसित सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंह मित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जाती। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा। वह बीच पथ में खड़ी हो गई। आलोक प्रकाश। प्राय 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा लगाम और दाहिने हाथ में नग्न खड्ग। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ से हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया, पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब तक दूसरे अश्वारोही ने कड़क कर कहा, तू कौन है? स्त्री कौशल के सेनापति को उत्तर शीघ्र दे। रमणी जैसी विकारग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी, बांध लो मुझे, बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले, पगली,
पगली नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती। सेनापति, मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है, स्पष्ट कह। श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी। स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि मधुलिका अपने देश कौशल को मगध से परास्त हुआ नहीं देखना चाहती, अतः वह कौशल देश की सेना को मगध के राजकुमार की योजना के बारे में बताती है कि कुछ ही क्षणों में श्रावस्ती का ये जो दुर्ग है, जो कौशल देश का है, इस पर जो दस्यु डाकुओं हमला करने वाले हैं, और अगर उनको नहीं रोका गया तो वे इस पर कब्जा कर लेंगे। तो सेनापति उसकी बात को सुन करके चौंक जाते हैं और उसकी बात पर ध्यान देते हैं। श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। अब वह केवल कई गांवों का अधिपति है, फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हैं। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब घोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। उनका आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। द्वार खुला। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200। उन्हें शीघ्र ही एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। आलोक और शब्द न। तो जो सेनापति थे कौशल के, वह श्रावस्ती के दुर्ग के पास पहुंचते हैं और दुर्गपाल से पूछते हैं कि दुर्ग में कितने सैनिक हैं। तो दुर्गपाल उन्हें बताते हैं कि 200 सैनिक हैं। तो सेनापति तुरंत दुर्गपाल को आदेश देते हैं कि वह 100 सैनिकों को लेकर के और आगे बढ़े, दक्षिण दिशा की ओर मतलब चले, और प्रकाश न करे, किसी तरह का शोर न हो, क्योंकि वहाँ पर विदेशी आतताई हमला करना चाहते हैं। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा, वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राज मंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति अवसाद में मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने उन्हें कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा है। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंह मित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि इसे दी है। क्या उसी संबंध में तुम कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है, और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा। वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह लड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, ये सत्य है? हाँ देव। तो सेनापति जैसे ही मधुलिका को लेकर के राजा के पास, कौशल देश के राजा के पास उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि इस स्त्री के कारण मुझे आपके पास आना पड़ा, और इस स्त्री ने बतलाया है कि दुर्ग के दक्षिणी दिशा की ओर दस्युओं का आक्रमण
होने वाला है, इसलिए मैंने आपको ये सूचना दी। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंहमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन अर्थशाहियों का प्रबंध कर लो। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ और दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने जय घोष किया, सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथ में जाने से बचा। आबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मत्त हो। राजा को जैसे ही दुर्ग पर आक्रमण करने की सूचना मिलती है तो राजा अपने सैनिकों को एकत्र करके और सैन्य अभियान पर निकल पड़ते हैं। और जो मगध देश का राजकुमार, विद्रोही राजकुमार अरुण था, जो कौशल देश पर हमला करना चाहता था, उसे हरा दिया गया, उसे बंदी बना लिया गया। और कौशल देश के राजा ने कहा कि सिंहमित्र की कन्या मधुलिका, तुमने हम पर एक बार फिर कौशल देश का उपकार किया है और तुम्हारा ये कार्य पुरस्कार के योग्य है। प्रथम, तुमने अपनी भूमि कौशल देश के जो कृषि उत्सव था उसमें दान की थी, और दूसरी बार तुमने कौशल देश पर होने वाले आक्रमण की सूचना दे करके तुमने निश्चित रूप से पुरस्कार या इनाम प्राप्त करने का कार्य किया है। राजा मधुलिका से बहुत प्रसन्न होते हैं। अपने साहसिक उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा, वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी। प्राण दंड। मधुलिका बुलाई गई, वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। वह चुप रही। और राजा ने जो विदेशी राजकुमार अरुण था, जो कौशल देश पर हमला करके उसे अपना गुलाम या पराधीन बनाना चाहता था, उसे हरा करके उसे बंदी बना लिया गया और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और मधुलिका को पुरस्कार लेने के लिए कहा गया। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुम्हें देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग लो तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहते हुए बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। तो राजा ने प्रसन्न होकर के कहा कि मेरी स्वयं की जितनी खेती है वह मैं सब तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन मधुलिका ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मधुलिका ने कहा कि मेरे प्रेमी के साथ मुझे भी प्राण दंड मिलना चाहिए, उसके बिना मैं जीवित रहना नहीं चाहती। और इस तरह से जब राजा को पता लगता है कि जो बंदी है वह मधुलिका का प्रेमी है, तो राजा मधुलिका के साथ साथ उस अरुण को भी छोड़ देते हैं और उसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है।